जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार जीएस फैक्ट पर। मैं आपका दोस्त सम्राट एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के 19 तारीख वाले यानी 19 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, यानी उसका एनालिसिस हमने किया था। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ लेकर आया हूँ 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन 20 दिसंबर को पूछे गए थे। क्या वो 19 दिसंबर वाली शिफ्ट से टफ क्वेश्चन थे या उस शिफ्ट से आसान क्वेश्चन थे या उसी लेवल के क्वेश्चन थे जो 18 और 19 की शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो भी मेरा भाई आज नया जुड़ा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे आने वाली जो भी शिफ्ट हैं उनका जो एनालिसिस होगा उसका जो है उसकी रिपोर्ट उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसका पहला क्वेश्चन है हमारे लिए एक हूर अश्वत्थामा। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है एक हूर अश्वत्थामा। पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी या किस भाषा में लिखी गई है। तो इस पुस्तक की भाषा को पूछा गया है आपके पेपर में यानी हर शिफ्ट में एक पुस्तक का राइटर जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले आंसर की बात करेंगे तो इसकी जो मूल भाषा थी इसकी मूल भाषा पूछी गई है तो मूल भाषा थी डोगरी। ठीक है, इसकी जो मूल भाषा थी वो थी डोगरी। डोगरी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। अगर मैं इनके लेखक की बात करूं, इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है चमन अरोड़ा। इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो चमन अरोड़ा हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनको इस पुस्तक के लिए वर्ष 2024 का, ठीक है, वर्ष 2024 में इनको इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। ये पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो 3 क्वेश्चन है। भाषा इसकी कौन सी है? डोगरी। इसके राइटर हैं चमन अरोड़ा और 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे कबड्डी का पिता किसे कहा जाता है। कबड्डी के जो पिता हैं फादर ऑफ कबड्डी किसे कहा जाता है तो इनका नाम है हरजीत बराड़। ठीक है, इनका नाम है हरजीत बराड़। इनको कबड्डी का पिता कहा जाता है, हरजीत बराड़ को हरजीत बराड़ को कबड्डी का पिता कहा जाता है। हरजीत बराड़ बाज खाना इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया था 1930 के दशक में कबड्डी को काफ़ी बढ़ावा दिया और इनके प्रदर्शन और मैच आयोजित कराए थे। ठीक है, इसलिए इनको जो है कबड्डी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कबड्डी का जो खेल है उसको संगठित तरीके से एक खेल के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है हरजीत बराड़। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ये क्वेश्चन भी कबड्डी से ही पूछ लिया है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। यानी प्रत्येक टीम में, यानी 2 टीम होती है तो प्रत्येक टीम में, ठीक है, मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो प्रत्येक टीम की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक टीम में कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में, ठीक है, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी हो गए? 14 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं कबड्डी के यानी टोटल खिलाड़ी कुल कितने होते हैं कबड्डी के खेल में, टोटल यानी कुल खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं एक टीम में, ठीक है, यानी यहां लिख देते हैं एक टीम में कुल खिलाड़ी। ठीक है, कुल अगर खिलाड़ी की बात करूं एक टीम में कुल खिलाड़ी 12 होते हैं जिनमें से 7 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं और 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट रहते हैं
कुर्सियों पर बैठे हुए। तो दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमों में एक साथ यानी 7-7 यानी 14 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर कुल खिलाड़ी एक टीम की बात करें तो 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से अगर मैं 7 खिलाड़ियों की बात करता हूँ, 7 जो खिलाड़ी खेलते हैं, तो इन खिलाड़ियों में से एक कौन होता है, एक होता रेडर। ठीक है, एक होता रेडर और 6 होते हैं डिफेंडर। ठीक है, 6 कौन से होते हैं, डिफेंडर होते हैं और एक होता है रेडर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 7 होगा। प्रत्येक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन किसे मिला है। ये जो है पुरस्कार किसे मिला है। तो आप सोच के देखिए, इंडिया में पुरस्कार किसे मिला होगा। तो इंडिया में एक ही व्यक्ति है जिनको ये पुरस्कार मिला होगा। ठीक है, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, हम लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो उनको जो है ये पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मार्च 2025 में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। जो पेनल्टी कॉर्नर शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, फील्ड हॉकी। तो ये जो खेल है फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है, फील्ड हॉकी। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर का मतलब है फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ एक शब्द। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं हम अगले शब्द की। अगर मैं इसकी बात करूं पेनल्टी कॉर्नर है क्या, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का पनिशमेंट है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में नो बॉल होने पर पनिशमेंट दिया जाता है फ्री हिट, तो उसी तरह से ये एक फ्री हिट होती है जो बचाव करने वाली टीम के द्वारा यानी पेनल्टी सर्कल के अंदर में किए गए फाउल के कारण हमलावर टीम को दी जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी टीम को जो है दिया जाता है। तो पेनल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, फील्ड हॉकी से। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। पेले शब्द किस खेल से संबंधित है, जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का भी नाम है। ये पूछा है, जो पेले शब्द है, कहाँ चली गई हमारी स्लाइड। हाँ, पेले शब्द किस खेल से संबंधित है, जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का भी नाम है। प्रसिद्ध खिलाड़ी का भी नाम है। तो जो पेले शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से। पेले जो शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। और पेले जो है फुटबॉल के महान खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने 3 विश्व कप जिताने में अपने देश को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पेले ने। तो पेले ने कौन कौन से विश्व कप को जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने देश को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो वर्ष 1958 में, और उसके बाद 1962 और उसके बाद 1970। तो 3 टूर्नामेंटों में उन्होंने अपने देश को जो है विश्व कप जिताया फुटबॉल। ठीक है, और ये ब्राजील के खिलाड़ी थे पेले। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किया था। जो मौर्य साम्राज्य था उसका कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किया। तो उस शासक के नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। तो जो अशोक थे ये मौर्य वंश के एक शासक थे, बिंदुसार के ये पुत्र थे। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है विश्वव्यापी किया। ठीक है, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इन्होंने अपने पुत्र, इनका जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्र। ठीक है, और इनकी एक पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा। तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, श्रीलंका में भेजा। तो धम्म की नीति अशोक ने अपनाई। अगर अशोक की मैं बात करूं तो अशोक से संबंधित कुछ और मैं फैक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले अशोक को किस और रूप में जाना जाता है, इनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेख
लेखों का जनक, अशोक जो है शिलालेखों के जनक है। ठीक है, इन्होंने अपने जो शिलालेख हैं 4 भाषाओं का प्रयोग किया शिलालेखों में, 4 भाषाओं का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 भाषाओं का प्रयोग किया, जिनमें ब्राह्मी, इस लिपि के शिलालेख सबसे ज़्यादा मिले। खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि इन्होंने प्रयोग की। उसके बाद ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, तो 4 लिपियों का इन्होंने अपने शिलालेखों में प्रयोग किया था। तो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख जो ये सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो अशोक के बड़े शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। बड़े शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, और 4 लिपियों का प्रयोग इन्होंने किया था। तो अशोक ने अपने जो है कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। ये भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली इन्होंने? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो किससे ली थी? तो शिक्षा ली थी उपगुप्त से, उपगुप्त। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी अशोक ने? उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो इन्हीं के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन भी किया गया था। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। थर्ड बौद्ध सभा का आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। गांधीवादी अनुच्छेद कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक अनुच्छेद जो गांधीवादी था और वो अनुच्छेद था आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 गांधीवादी अनुच्छेद था। तो गांधीवादी अनुच्छेद इसके अलावा और भी, अगर मैं औरों की बात करूं तो गांधीवादी अनुच्छेदों में अनुच्छेद 43 भी आता है। ठीक है, 43 के बाद अनुच्छेद 43B हो गया, 43B हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 46 भी गांधीवादी अनुच्छेद है। उसके बाद मैं बात करूं तो आर्टिकल 47 गांधीवादी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 48 भी गांधीवादी है। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। और अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अगर मैं सारे आर्टिकल को डिस्कस करूं तो आर्टिकल 43 में क्या है? इसमें कुटीर उद्योग, ये आर्टिकल कुटीर उद्योगों से संबंधित है। आर्टिकल 43B की अगर मैं बात करता हूं तो सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 46 की, तो इसमें क्या है? कमजोर वर्गों के जो हित हैं उनके लिए योजनाएं सरकार चलाएगी। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारना सरकार का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद जो 48 है इसमें गौ संरक्षण यानी पशुओं का संरक्षण, खासतौर पर गायों यानी गौ हत्या को जो है निषेध बताया गया है। तो ये सब गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और जो हमारे ये आर्टिकल हैं सारे, ये सभी के सभी आर्टिकल DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। DPSP का जो प्रावधान है, ठीक है, संविधान के भाग 4 में। और आर्टिकल की अगर हम बात करूं तो आर्टिकल भाई ये है 36 से लेकर 51 तक में DPSP का प्रावधान है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे उनका नाम था R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी। ठीक है जी, R.K. षणमुखम शेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। पहला बजट पेश किया, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था। कब पेश किया था? 1947 में, यानी 26 नवंबर 1947 को पहला बजट इनके द्वारा पेश किया गया। तो अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? अब तक के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो सबसे ज्यादा बजट पेश किया है
सर्वाधिक बजट अगर बात करूं, सर्वाधिक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो उनका नाम है मोरारजी देसाई, मोरारजी, ठीक है, देसाई। तो इन्होंने अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया 10 बार, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पी चिदम्बरम का, पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया। उसके बाद आता है निर्मला सीतारमण का नाम, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, इन्होंने लगातार 8 बार जो है ये बजट पेश कर चुकी है भारत का। तो इन तीनों को याद रखेंगे। सबसे टॉप पर कौन है, मोरारजी देसाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर है जी वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। तो पूरी ही डेट इसकी लिखे देते हैं, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य पूछ लिया जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि विकास, यानी कृषि के विकास पर आधारित थी, कृषि का विकास करना था इस योजना को। और इस योजना में जो है जीडीपी जो कितनी प्राप्त हुई, जीडीपी प्राप्ति की अगर मैं बात करता हूं तो जीडीपी प्राप्ति हुई इसमें 3.6%, ठीक है, 3.6% की जीडीपी इसमें जो है प्राप्त हुई थी, जबकि लक्ष्य रखा गया था 2% का, ठीक है। लेकिन प्राप्त कितनी हुई, 3.6, यानी ये योजना सफल रही, काफ़ी सफल योजना इसको कहा गया था, ठीक है। तो इस योजना का अगर मैं मॉडल की बात करूं, मॉडल तो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो इस मॉडल पर ये आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग स्थापित करना, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो अब पंचवर्षीय योजना को रट लीजिए, कुछ भी उससे संबंधित पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। फिर कबड्डी से क्वेश्चन पूछ लिया, कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है। जो कबड्डी का मैदान होता है उसमें जो है लॉबी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, तो लॉबी जो होता है, लॉबी एरिया जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 मीटर। अगर मैं इसकी फीट में बात करूं तो लगभग 3.3 फीट के आसपास ये होती है, 3.3 फीट के आसपास होती है। अगर मैं कबड्डी का जो मैदान होता है, कबड्डी का जो मैदान होता है, ठीक है, उसकी माप की बात करूं, यानी पुरुषों के लिए अगर बात करूं, कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 13x10, ठीक है, 13x10 ये कितनी होती है, मीटर में होती है, ठीक है, 13x10 मीटर होता है पुरुषों का मैदान, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो मैदान होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं का लिए जो कबड्डी का कोर्ट होता है वो कितना होता है, तो ये 12x8 मीटर होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए 12x8 होता है, 12 लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, जबकि पुरुषों की लंबाई कितनी होती है मैदान की, 13 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 10 मीटर होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें पूछ लेगा कि ब्लॉक लाइन की जो लंबाई होती है मध्य रेखा से कितनी होती है, ठीक है। जो ब्लॉक लाइन होती है जिसको बल्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्क लाइन, बल्क लाइन। तो बल्क लाइन होती है, इसमें एक मध्य रेखा होती है, ऐसे कबड्डी का मान लो ये कबड्डी का मैदान है, ठीक है, तो इसमें एक मध्य रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ये डिवाइड होती हैं, ये फाइनल रेखा होती है, एक ये होती है, ठीक है। तो ये जो मध्य रेखा है ये वाली, ठीक है, तो इससे इस तक की लंबाई ये बल्क हो गया, ठीक है, ये बल्क लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक की।
तो ये कितनी लंबाई होती है, बल्क लाइन इसको बोलते हैं, तो इसकी होती है 3.75 मीटर। ठीक है, 3.75 मीटर होती है लगभग में। तो लगभग में इतनी होती है बल्क लाइन की लंबाई, कहाँ से, मध्य रेखा से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ, एक बोनस लाइन भी होती है। जो बोनस लाइन होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं बोनस लाइन। तो जो बोनस लाइन होती है इसकी भी लिख लेंगे बोनस लाइन। बोनस लाइन की जो लंबाई होती है कहाँ से, मध्य रेखा से, ये होती है 4.75 मीटर। यानी जो बोनस लाइन होती है वो बल्क लाइन से 1 मीटर और दूर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, केरल की प्रसिद्ध लोक कला जिसको पुलिकट्टी या पुलिकली भी बोल देते हैं, में कलाकार अपने शरीर पर किस जानवर के रूप में पेंटिंग बनाते हैं। यानी इस लोक कला पुलिकट्टी में जो कलाकार होते हैं अपने शरीर पर कौन से जानवर की पेंटिंग बनाते हैं, तो जानवर होता है जी बाघ। ठीक है, तो अपने शरीर पर बाघ की पेंटिंग वो बनाते हैं, बाघ, बाघ की पेंटिंग बनाते हैं। कहीं कहीं ये क्या मिल जाता है, तेंदुआ भी मिल जाता है। ठीक है, तेंदुआ, तो कहीं कहीं तेंदुआ मिल जाता है। वैसे ज़्यादा जगह ये ज़्यादा सूत्रों में ये क्या है, बाघ ही है। ठीक है, तो बाघ की पेंटिंग बनाते हैं जो अपने शरीर पर वो। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। इन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये क्वेश्चन है। तो कुल पदक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में कुल पदक की बात करते हैं तो भारत ने कुल जो है 32 पदक जीते थे इस खेल में। ठीक है, कुल 32 पदक जीते थे, जिनमें अगर मैं बात करूँ 32 में स्वर्ण की बात करते हैं। ठीक है, गोल्ड, तो गोल्ड थे कितने, 13। इनमें से 13 पदक गोल्ड थे। अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर की, सिल्वर सिल्वर पदकों की बात करते हैं तो इनमें से 8 पदक थे सिल्वर। ठीक, उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल थे, ब्रॉन्ज की बात करेंगे, जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो थे 11। ठीक है, जो ब्रॉन्ज मेडल थे 11 थे ब्रॉन्ज मेडल, और 8 हमारे सिल्वर, और 13 हमारे कितने थे, गोल्ड थे। तो टोटल पदक थे 32। तो कुल पदकों की संख्या यहाँ पर जो है अब से पूछी गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर का मूल लक्ष्य देश भर में कुल कितने सरोवर स्थापित या सरोवरों का निर्माण या उनका कायाकल्प करना था, इसका लक्ष्य कितना था। तो देश भर में मैं बात करूं लगभग 50,000। ठीक है, कितने, 50,000 जो सरोवर थे उनको बनाना था, 50,000 सरोवरों का निर्माण करना था। लगभग इन्होंने लक्ष्य रखा था प्रत्येक जिले में। ठीक है, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाए जाएं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 सरोवर बनाए जाएं। तो फिर इन्होंने पूरे देश के लिए लक्ष्य रखा, कुल 50,000 सरोवरों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को स्थायी बनाना। ठीक है, और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50,000 सरोवर। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आगे बात करता हूं मैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की, अंतिम सवाल की। 1947 और 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या रही थी। ठीक है, ये है हमारा 1947 से आज़ादी से और 1990 के बीच में जो भारत की व्यापार करने की नीति थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। तो उसकी मुख्य विशेषता थी भारत की, यानी आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण के साथ आत्मनिर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन, मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको आगे बेस्ट ही मिलता जाएगा। प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता,
आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्ष्य था व्यापार नीति 1947 से 1990 तक की जो रही भारत की। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो एंजॉय करिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखिए ताकि हम बहुत जल्द से जल्द अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर कर सकें। आशा करता हूँ आपका जो पेपर है दिल्ली पुलिस का या तो हो गया हो, जिन भाइयों का उनका बहुत ही अच्छा गया है, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा, और जिनका होने वाला है उनका काफ़ी अच्छा पेपर जाए। ठीक है, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।